अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 61 स्टार्ट करते हैं जी, कैफ 1 का। पेज नंबर 3 ओपन करें किताबों का। 5-7 मिनट लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 को पढ़ने में लगाए हैं, या 10 कर लें तकरीबन। जल्दी से ओपन करें भाई, जल्दी कर लिया करें यार, और खामोशी रहे प्लीज़, डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। क्लास 11:15 की नियत की है, 11 तक ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया आपको बताया हुआ है। गवर्नमेंट ग्रांट को अब्दुल्ला भाई सिर्फ तब रिकॉर्ड कर सकते हैं जब दो चीज़ों की रीज़नेबल एश्योरेंस हो। नंबर 1, जो कंडीशंस अटैच्ड हैं वो पूरी कर पाएंगे आप। नंबर 2, ग्रांट के पैसे या चीज़ भी आ जाएगी। ये दोनों चीज़ों की रीज़नेबल एश्योरेंस होनी चाहिए। पैसे उसे या एसेट जो भी है, ग्रांट के आने की कवी उम्मीद है और कंडीशंस के मीट होने की कवी उम्मीद है। तो ये दो कवी उम्मीदें अगर आपको हों तो आपने ग्रांट को रिकॉर्ड कर लेना। ठीक है, यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है, लेकिन ज़रा ये मैंने सीधी बात बोली, यहाँ उलट करके लिखी हुई। हमने कहा ग्रांट को रिकॉर्ड करो जब रीज़नेबल एश्योरेंस हो, कंडीशंस मीट हो जाएंगी, और रीज़नेबल एश्योरेंस हो कि ग्रांट के पैसे रिसीव हो जाएंगे या हो चुके हैं। वो तो फिर रीज़नेबल एश्योरेंस का, वो तो पैसे आ ही गए। यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा है, तब तक ग्रांट रिकॉर्ड ना करो जब तक शर्तें पूरी होने की, रीजनेबल एश्योरेंस ना हो और पैसे आने की। तो बात तो वही है, ज़रा इन्होंने उलट तरीके से लिखी हुई। ठीक है, तो गवर्नमेंट ग्रांट्स इंक्लूडिंग नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स एट फेयर वैल्यू शैल नॉट बी रिकॉर्डेड अंटिल देयर इज रीजनेबल एश्योरेंस दैट एंटिटी विल कंप्लाई विद द कंडीशंस अटैचिंग टू देम एंड द ग्रांट्स विल बी रिसीव। ठीक है जी। रिसीट ऑफ ग्रांट डज नॉट इटसेल्फ प्रोवाइड कंक्लूसिव एविडेंस दैट कंडीशंस अटैचिंग टू ग्रांट हैव बीन और विल बी फुलफिल्ड। वो कहते हैं सिर्फ ग्रांट का रिसीव हो जाना कोई ये साबित नहीं करता कि आप कंडीशंस भी सेटिस्फाई कर लेंगे। उसके लिए आपको अलग से रीजनेबल एश्योरेंस देनी पड़ेगी। पैसे आ गए हैं आपके पास तो मतलब शर्तें भी पूरी हो जाएंगी? नहीं, पैसे आ गए हैं ये अलग बात है। रिकॉर्ड करनी है ग्रांट तो पहले बताओ रीजनेबल एश्योरेंस है कि कंडीशंस मीट कर लोगे। अगर है तो फिर रिकॉर्ड करो। ठीक है ना, सही है। उसके बाद जी नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स हमने पढ़ा था। यहाँ से क्या पढ़ना, यहाँ पे पढ़ा था, मैंने कहा था जी चलो पहले यहाँ से पढ़ लो फिर वहाँ पे चले जाते हैं। ठीक है, अ गवर्नमेंट ग्रांट मे टेक द फॉर्म ऑफ अ ट्रांसफर ऑफ नॉन मॉनेटरी एसेट्स, एसेट ही आ जाए। ठीक है, सच एज लैंड और अदर रिसोर्सेज, कोई और प्लांट को मशीनरी दे दी उठा के उन्होंने। फॉर द यूज ऑफ एंटिटी द यूजुअल ट्रीटमेंट इज टू रिकॉर्ड बोथ ग्रांट एंड नॉन मॉनेटरी एसेट एट देयर फेयर वैल्यू। यूजुअल ट्रीटमेंट यही है, बाकी स्टैंडर्ड ने ऑप्शन जरूर दिया हुआ है, लेकिन यूजुअली वो कहते हैं कि यही ट्रीटमेंट होता है। देखो ना, आप अगर यही चीज़ बाहर से खरीदने भी जाओ तो डे 1 पे आपको उसकी फेयर वैल्यू ही मिलती है ना, उसी को आप कॉस्ट बनाते हैं। ठीक है, तो यही आपको अगर कोई लैंड या कोई प्लांट को मशीनरी को चीज़ मिल गई है, एसेट मिल गया है पैसों की बजाय, तो आप उस एसेट की आज की वैल्यू बाजार से लगवाएं और उसके ऊपर रिकॉर्ड करें। यूजुअल ट्रीटमेंट तो यही है। ठीक है, यूजुअल ट्रीटमेंट इज टू रिकॉर्ड बोथ ग्रांट एंड नॉन मॉनेटरी एसेट एट देयर फेयर वैल्यू। मतलब एसेट की फेयर वैल्यू, लैंड 100 रुपये का डेबिट, तो फिर वही फेयर वैल्यू ग्रांट में, डेफर्ड ग्रांट में क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है ना, द अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट इज टू रिकॉर्ड बोथ एसेट एंड ग्रांट एट अ नॉमिनल वैल्यू। ये अल्टरनेटिव मेथड भी अवेलेबल तो है। फिर फेयर वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, स्टैंडर्ड में भी हाईलाइट करवा दूंगा इन केस कोई एमसीक्यू में वो कह दे फेयर वैल्यू की डेफिनेशन। फेयर वैल्यू क्या होती है, नीचे 3-4 उलट सी डेफिनेशन लिख दे, एक बीच में से सही हो तो वो स्टैंडर्ड से देख लेंगे, कोई मसला नहीं। बेटा जब एसेट को आपने नॉमिनल वैल्यू में रिकॉर्ड किया तो क्रेडिट भी तो कुछ करना है। एसेट था 100 रुपये का, आपने 2 रुपये दिए, तो लैंड 2 रुपये से डेबिट किया है, तो फिर क्रेडिट कुछ तो करोगे ना। कैश तो नहीं दिया ना भाई। हारून भाई किधर हैं आप? हाँ किधर है? कैश नहीं क्रेडिट हुआ, फिर मुफ्त में लैंड मिला है भाई, कैश नहीं क्रेडिट हुआ, तो डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट कर लिया आपने, तो ये ग्रांट भी तो रिकॉर्ड हो गई। ये लैंड रिकॉर्ड हुआ, ये ग्रांट रिकॉर्ड हुई, उसी दिन इनकम में डालो या लाइबिलिटी बनाओ, ये तो अगली बात होती है। तो ठीक है ना, तो ये क्रेडिट होना रिकॉर्डिंग ऑफ ग्रांट ही है। अगर फॉर इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट हो,
फॉर पास्ट कॉस्ट इनकर्ड हो तो फॉरन इनकम बना लो, क्रेडिट इनकम में करो। और अगर ये फॉर फ्यूचर एक्सपेंस है या फॉर डेप्रिशिएबल एसेट है तो फिर आज क्रेडिट करना, क्रेडिट ही है। ये ग्रांट की रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है? क्रेडिट करना, इनकम में या लायबिलिटी में, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ ग्रांट। ठीक है। फेयर वैल्यू वो प्राइस होती है जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स डिसाइड करते हैं। ठीक है जी, ये सवाल हमने कर लिया था, बल्कि इसमें हमने थोड़ा तड़का भी लगा लिया था। ठीक है, और ये हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया था। अगर कोई नॉन मॉनेटरी एसेट ही आ जाए, ग्रांट आए लेकिन मनी ना हो बल्कि कोई एसेट ही आ जाए, अब अगर वो एसेट डेप्रिशिएबल है फिर तो ज़िंदगी आसान है। ठीक है, नॉन मॉनेटरी ग्रांट रिलेट करती है डेप्रिशिएबल एसेट से। ठीक है, तो क्या करोगे? डेफर्ड ग्रांट बनाओगे और एसेट को डेप्शिएट करते जाओगे, ग्रांट को इनकम में फेंकते जाओगे। तो ठीक है ना, इसमें फिर हमने कहा था ऑप्शन है 2, नॉमिनल वैल्यू पे करो या फेयर वैल्यू पे। ठीक है, और अगर नॉन मॉनेटरी ग्रांट जो है वो आ जाए किसी नॉन डेप्रिशिएबल एसेट से रिलेटेड, तो ट्रीटमेंट तो यही है, लेकिन फ़र्क क्या पड़ जाएगा कि रिकॉर्ड होते हुए तो चलो मैंने कहा यहाँ पे लेट से मशीनरी है तो इसका तो ट्रीटमेंट ये हो गया। अगर यहाँ पे लैंड हो तो क्या डेप्रिसिएशन होगी? नहीं। यहाँ पे अगर लैंड हो तो क्या ये डेप्रिसिएशन लैंड की होगी? नहीं। लेकिन ऐसी सूरत के अंदर फिर मैंने कहा था आपने उसको लायबिलिटी रिकॉर्ड करना है और प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करना है जो कंडीशंस मीट हुई हैं उनकी बेस पे। अब नॉर्मली नॉन डेप्रिशिएबल एसेट लैंड ही होता है ना, ये लैंड के ऊपर या बिल्डिंग बनानी होती है या लैंड के ऊपर कुछ अरसे कोई एक काम करना होता है। तो अगर तो लैंड के ऊपर बिल्डिंग बनानी है तो फिर तो ये भाग के इधर ही आ गया। ठीक है ना, और अगर लैंड के ऊपर बिल्डिंग नहीं बनानी, वो कहते हैं 10 साल तक यहाँ बकरियां पालो, 5 साल तक यहाँ गंदुम लगाओ, अब ये भी तो कंडीशन ही है। तो जैसे सेटिस्फाई होती जाए वैसे वैसे उसको इनकम बनाते जाओ। ठीक है, अगर किसी ने पिक्चर उस वक्त नहीं ली थी तो अभी लेना चाहें तो ये मैं सिर्फ 10 सेकंड के लिए यहाँ रुका करूँगा। ठीक है यार, इसको इतना तेज़ गुस्से में ये चल रहा है, हवा 23 पे कर दें। ठीक है जी, तो नॉन मॉनेटरी ग्रांट अगर डेप्रिशिएबल एसेट से रिलेट करे तो फिर 2 ऑप्शन है, नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करो तो सिर्फ एसेट डेप्रिशिएट होगा, और अगर फेयर वैल्यू पे करो तो डेफर्ड ग्रांट का बैलेंस निकलेगा, फिर जैसे एसेट डेप्रिशिएट करो वैसे ग्रांट को इनकम में फेंको। ठीक है, और अगर नॉन मॉनेटरी ग्रांट रिलेट करती है किसी नॉन डेप्रिशिएबल एसेट से तो उसको एज आ लाइबिलिटी रिकॉर्ड करो और इनकम में ट्रांसफर करो ऑन द बेसिस दैट बेस्ट मैचेस विद द सेटिस्फैक्शन ऑफ कंडीशंस अटैच। अब वो कोई भी हो सकती हैं। अगर लैंड के ऊपर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है फिर तो ज़िंदगी आसान हो गई। तो इस ग्रांट को आहिस्ता आहिस्ता एसेट के साथ डेप्रिशिएट करते हुए इसको इनकम बना लो, और अगर इसके अलावा कोई कंडीशन है तो फिर कंडीशन मीट करो। ठीक है, उसके बाद अगली बात, अप्रोचेज ऑफ रिकॉर्डिंग। 2 अप्रोचेज हैं। एक ये कि जब आपको कैश रिसीव हुआ गवर्नमेंट से तो आपने डायरेक्ट उसको रिटेन्ड अर्निंग्स में फेंक दिया, प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया ही नहीं। कर लिया हमने, प्रॉफिट एंड बच्चों ने कर लिया, जज़ाकल्लाह। प्रॉफिट एंड लॉस में हमने उसको शो ही नहीं किया, इसको कैपिटल अप्रोच कहते हैं। कभी सुनी है अभी तक जितना पढ़ा है हमने? अभी तक नहीं, रिपीट नहीं करूँगा, ध्यान से बैठो। ठीक है, अभी तक जितनी गवर्नमेंट ग्रांट का टॉपिक हमने पढ़ा है और जितनी हमने अकाउंटिंग सीखी है, क्या उसमें कभी आपने ऐसी एंट्री सीखी है कैश डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट डायरेक्ट? आपको कैश डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट नज़र आया या कैश डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट नज़र आया और फिर उस लायबिलिटी से भी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हुआ था? बात समझ रहे हो? तो ये 2 अप्रोचेज हैं। पहली कैपिटल अप्रोच, क्या है? बारों बार प्रॉफिट एंड लॉस के बारों बार इक्विटी में फेंक दो ग्रांट को, एंट्री बनेगी कैश डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, जी हमारी इनकम बन गई है। IAS 20 में कभी ये नहीं ना सुना, उसकी वजह यह है कि IAS 20 कहता है मेरे हिसाब से ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वो इसको मानता ही नहीं है, इसलिए ये आपको कभी नज़र भी नहीं आया। ठीक है, तो अप्रोचेस टू रिकॉर्डिंग में पहली अप्रोच क्या है? अंडर दिस अप्रोच ग्रांट इज रिकॉर्डेड आउटसाइड प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टली इन इक्विटी। IAS 20 डज नॉट अलाउ दिस अप्रोच। IAS 20 कौन सी अप्रोच अलाउ करता है? इनकम अप्रोच। मैंने कहा था हेडिंग बना लो, याद है ना, ये मिस हो गई थी। ठीक है, इनकम अप्रोच अलाउ करता है। पता नहीं कुछ लोग अब हेडिंग बना रहे हैं, हालांकि मैंने उस दिन बताया था यहाँ हेडिंग मिस प्रिंट हो गई है। अच्छा, इनकम अप्रोच कौन सी अप्रोच है? अंडर दिस अप्रोच अ ग्रांट इज रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट और लॉस ओवर 1 और मोर पीरियड। दिस अप्रोच इज अप्लाइड इन अकॉर्डेंस विद IAS 20। अब देखो, ग्रांट को प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करना है, इसका मतलब
जितनी ग्रांट्स हमने पढ़ी थी वो प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड हो रही थी। कैसे? इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट है, दस्ती इनकम। कोई पास कॉस्ट है, दस्ती इनकम। अच्छा, कोई एसेट रिलेटेड ग्रांट है, ग्रांट अलग है एसेट अलग है, तो हर साल इनकम। एसेट से नेट भी कर दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस में ही ग्रांट रिकॉर्ड हुई थी, बस बाय वे ऑफ रिड्यूस्ड। और भाई एक 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 ये है कि इनकम बढ़ गई, एक दूसरा क्या है, एक्सपेंस कम हो गया, बात तो एक ही है। तो वो भी क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस में ही रिकॉर्ड हो रही थी। फिर ग्रांट रिलेटेड टू एक्सपेंसेस हमने देखा, तो उसमें भी दोनों अप्रोचेस थी, अलग से इनकम रिकॉर्ड करो या एक्सपेंस को कम कर दो। अल्टीमेटली कहना वो ये चाह रहा है कि मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करो ना। ये नहीं कि जिस दिन ग्रांट रिसीव हुई बारों बार इक्विटी में रिटेन्ड अर्निंग में फेंक दो, नहीं नहीं नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस में लाओ, ठीक है। और उसको एक पीरियड, वो ओवर वन और मोर पीरियड, मतलब अगर कोई इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट है या पास कॉस्ट है वो तो उसी वक्त रिकॉर्ड हो गई, और अगर कोई फ्यूचर कॉस्ट है या एसेट रिलेटेड है, फॉरगिवेबल लोन वगैरह सारा कुछ पढ़ा हुआ है हमने, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके प्रॉफिट एंड लॉस में आती है, ठीक है। चाहे तो अलग इनकम के तौर पे नजर आए, चाहे तो रिड्यूस्ड एक्सपेंस के तौर पे वो प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड होती है। तो ये अप्रोच यूज करता है IAS 20, ठीक है। IAS 20 डज नॉट अप्लाई दिस अप्रोच, अलाउ दिस अप्रोच। दिस अप्रोच इज अप्लाइड इन IAS 20, ठीक है, जो हम पढ़ रहे थे अभी तक। हाँ जी, कितने अरसे पे रिकॉर्ड करें ये हमें पता है, पहले दिन से हम पढ़ रहे हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। गवर्नमेंट ग्रांट शैल बी रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट और लॉस ऑन अ सिस्टमैटिक बेसिस over the period in which the entity records as expense the related cost for which the grant is intended to compensate। ये पहला सबक था हमारा, ठीक है। ऐसे ही करते रहे हम। The application of work principle may be summarized as follows। ये कुछ बातें हैं। कितने बच्चों ने कितने बच्चों ने, ये बहुत कम है, सुबह वाले बच्चे ज़्यादा पढ़ रहे हैं, बता रहा हूँ, रिजल्ट भी अच्छा होने का आना है, बता रहा हूँ। कितने बच्चों ने पढ़ा? ओके, इसमें कोई नई चीज़ नहीं थी मेरे हिसाब से, अगर कोई है तो पूछ लें, किसी पढ़े हुए बच्चे को मसला है तो। ये टेबल ग्रांट रिलेटेड टू इनकम, ग्रांट रिलेटेड टू एसेट, इसमें कोई नई चीज़ है तो पूछ सकते हैं। अब पढ़ने की जरूरत नहीं, अब पढ़ के मैं फटाफट पूछ लूँ। अच्छा, कोई मसला आया? एग्जाम्पल ज़रा कर लेते हैं जल्दी से। स्टेट द, बस 2-3 मिनट, स्टेट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम रिलेटेड टू फॉलोइंग गवर्नमेंट ग्रांट्स। द ग्रांट वॉज रिसीव्ड फॉर मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशन इन द पास्ट। क्योंकि उन्होंने कहा वाह वाह, अपने बड़े ज़बरदस्त वर्किंग कंडीशंस अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रखी, लोग बड़े खुश हैं, ये पकड़ो ग्रांट। पास्ट कॉस्ट, पास्ट वर्क डन, तो फॉरेन इनकम। ग्रांट वाज रिसीव फॉर मेंटेनिंग सर्टेन वर्किंग कंडीशंस फॉर नेक्स्ट 3 years। हाँ जी, ये अब 3 साल। उसने पूछा है, आहिस्ता आहिस्ता नहीं, वो कह रहा है स्टेट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो पहले का रिकॉर्ड इमीडिएटली, दूसरे का रिकॉर्ड इन प्रॉफिट और लॉस ओवर नेक्स्ट 3 years, ठीक है। अच्छा, थर्ड, द ग्रांट वाज रिसीव्ड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट दैट हैज अ यूजफुल लाइफ ऑफ 15 साल एंड बीइंग डेप्रिशिएटेड यूजिंग, ओ तो अड्डा भला हो जाए, ये तो हमने क्वेश्चन बैंक 3 और 4 भी किया था इसके लिए। वैसे तो अगर ये बात ना लिखी होती तो हम क्या कहते हैं, इस ग्रांट को रिकॉर्ड करो ओवर द लाइफ ऑफ एसेट 15 years, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन पे ही हो जाता ना। अब भी करना 15 years पे ही है, इसको इनकम में रिकॉर्ड, लायबिलिटी बनाना है और 15 साल में ही। लेकिन मसला यह है कि अब ग्रांट की अमाउंट पे 30% नहीं लगा सकते। उसके लिए फिर आपको तरीका क्या बताया था, आप एक्सपेंस निकालें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालें, और जो टोटल एक्सपेंस बना और जो हर साल का एक्सपेंस बना, इन प्रोपोर्शंस को यूज करते हुए आप टोटल ग्रांट को हर साल इनकम बनाएं। बनाना 15 साल में ही है, लेकिन बेसिस क्या होंगी, जितनी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हुई इस एसेट की यूजिंग 30% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। इसके सोल्यूशन में वही बात लिखी हुई है जो आपने क्वेश्चंस में की थी। मैं यहाँ पे रेफर कर देता हूँ, इसके लिए रेफरेंस के तौर पे जल्दी से बताओ, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 था, पेज नंबर, क्वेश्चन बैंक जी, पेज 33। ये क्वेश्चन आपके रेफरेंस के तौर पे थे इस कॉन्सेप्ट के लिए, लेकिन इसका जवाब यहां पढ़ लें। रिकॉर्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस ओवर 15 years, ये तो बात ठीक है, लेकिन अगली बात डिफरेंट थी रिड्यूसिंग बैलेंस, वो ये लिखी हुई है, इन प्रोपोर्शन
to depreciation expense recorded using 30% reducing balance method in proportion to depreciation expense recorded using 30% reducing balance. ठीक है ना, ऐसे ही किया था. अच्छा अगला जी, grant was awarded to facilitate the acquisition of land subject to condition of building a factory. सुभान अल्लाह, फैक्ट्री की लाइफ के ऊपर इसको इनकम बनाएंगे. पढ़ें, record in profit and loss over the useful life of building factory. Grant was awarded to facilitate the acquisition of land. ये भी acquisition of land है, लेकिन for dairy farming. अब डेयरी फार्मिंग कितने साल करनी है ये शर्त नहीं लगाई, बल्कि उन्होंने शर्त कुछ और लगा दी. अब चूंकि ये नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है ना, ठीक है, तो शर्त जो भी लगा दे बस वही बेसिस है. और शर्त क्या लगाई उसने, कहता है सब्जेक्ट टू कंडीशन ऑफ मेंटेनिंग मिनिमम लोकल 70% एम्प्लॉयमेंट फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स. कहते हैं ये पकड़ो लैंड, बनाओ यहाँ डेयरी फार्म, लेकिन अगले 10 साल तक तुम्हारा 70% स्टाफ जो है वो इसी इलाके का लोकल होना चाहिए. तो इसका मतलब 10 साल के ऊपर इसको इनकम बनाएंगे. और ठीक है ना. उसके बाद फॉरगिवेबल लोन क्या होते हैं, ये होते हैं फॉरगिवेबल लोन. जब कंडीशन फुलफिल करने की रीजनेबल एश्योरेंस हो तो वो आपकी ग्रांट बन जाएगी. फॉरगिवेबल, फॉरगिव हो सकता है, गवर्नमेंट ने कहा माफ कर देंगे. ठीक है, तो जब कंडीशन सेटिस्फाई करने की आप रीजनेबल एश्योरेंस दे सकें तो उसको रिकॉर्ड कर लें, ग्रांट को रिकॉर्ड कर लें एज इनकम जब वो किसी इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए या पास्ट कॉस्ट की रिलेटेड ये लोन है. ठीक है, कंडीशन मीट करनी है. या एज लायबिलिटी अगर ये लोन रिलेट कर रहा है किसी ऐसी कॉस्ट से जो फ्यूचर में एक्सपेंस करनी है. पढ़ाया वो. ठीक है, अब यहां पे क्या लिखा है, फॉरगिवेबल लोन आर लोन विच द लेंडर अंडरटेक्स टू वेव रीपेमेंट ऑफ अंडर सर्टेन प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस. इफ a forgivable loan from government is treated as government grant when there is a reasonable assurance that entity will meet the terms of forgiveness of the loan. ठीक है, ये नहीं कि जब कंडीशन मीट हो तब इनकम बनाए. वो कहते हैं ग्रांट को रिकॉर्ड, कहते हैं रिकॉर्ड कर लो जब रीजनेबल एश्योरेंस दे सको. ऐसे ही किया था हमने सवालों में. ठीक है, until then जब तक शर्तें पूरी ना हो such a loan is treated as liability in accordance with FAR 2. In accordance with FAR 2. Example 7. ABC Pharma received cash from government for research and development. For research and development project of a child vaccine. उन्होंने लोन दिया है, उन्होंने कहा बच्चों की फलां बीमारी के लिए आप वैक्सीन बनाएं. ठीक है जी, अच्छा जी बना लेते हैं. अब चाइल्ड वैक्सीन बनानी है इन्होंने. वो कहता है एज पर टर्म ऑफ लोन उन्होंने लिख दिया है कि द कैश रिसीव्ड, कंपनी रिसीव्ड कैश, इसकी बात कर रहे हैं. ठीक है, द कैश रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट शैल बी वेव्ड, माफ हो जाएगा. कब? इफ द एंटिटी इज एबल टू डेवलप द वैक्सीन विद इन 3 ईयर्स. अगर 3 साल के अंदर अंदर तुमने वैक्सीन डेवलप कर ली एंड सेल इट फ्री ऑफ कॉस्ट और 5 साल उसको फ्री बेचा तो फिर ये तुम्हें हम लोन माफ़ कर देंगे. अब ये तो 8 साल का अरसा है, क्या इंतज़ार करें? आपसे पूछा जाएगा भाई आपको 2 शर्तें हैं, 2. पहली शर्त कंडीशन 3 साल में वैक्सीन बना लोगे? हाँ मसले ही कोई नहीं, इंशाल्लाह बना लेंगे, बड़ी उम्मीद है बन जाएगी. अच्छा, उसके बाद क्या इरादा है? 5 साल तक मुफ्त बेचोगे भी सही या डंडी मारोगे? नहीं मुफ्त बेचेंगे, मुफ्त बेचेंगे, बिल्कुल मुफ्त बेचेंगे. ठीक है, तो इसका मतलब रीजनेबल एश्योरेंस दे रहे हो तो फिर ये क्या है? फॉरगिवेबल लोन. और अगर मिसाल के तौर पे आप कहते हो नहीं यार मुश्किल है, 3 साल में नहीं होने वाली, या हम तो शायद बेचें, तो फिर ये ग्रांट रिकॉर्ड नहीं करना, ये लोन ही रहेगा और फिर इसकी रीपेमेंट उसी हिसाब से करनी है जैसे गवर्नमेंट ने कहना है, 5 साल बाद या 8 साल बाद. ठीक है, briefly explain the accounting treatment. This is a forgivable loan as repayment shall be waived under prescribed conditions, that is ability to develop vaccine within 3 years and sell it for 5 years free of cost. If there is reasonable assurance to meet the conditions of waiver, this forgivable loan shall be recorded as a government grant. तब ठीक है जब reasonable assurance हो. However, if there is expectation that it will take more time then 3 years in the development or these are
there is expectation of selling the vaccine for a price before 5 years, the loan shall be recorded as liability in accordance with FAR 2. Example 8. ABC Pharma एक और है, इन्होंने भी रिसीव किया कैश, कंपनी रिसीव्ड ना करी उन सही, गुस्सा करना पड़ा, आप लोग जैसे नहीं मानते। कंपनी रिसीव्ड कैश फ्रॉम गवर्नमेंट, ये ना असल में अब ये MCQ वगैरह छोटी मोटी चीज़ें ये वो तैयार हो रही होती हैं इस तरह से जब रिवीजन करता है, तो टॉपिक तो तैयार है हमारा, ज़रा भूले ना, इसलिए हम कुछ दिन लंबा करते हैं उसको, ज़्यादा दिन तक हिटिंग होती रहती है ना कॉन्सेप्ट्स की, तो ज़रा इजी बंदे को चीज़ें पक्की होती चली जाती हैं, इसलिए ये साथ साथ चलता है। अगला टॉपिक पिछले टॉपिक के साथ हाफ तक घुसा होता है, इससे परेशान होते हो या ठीक है इस तरह से? बहरहाल मैंने तो ऐसे ही करना है जो भी। ABC फार्मा रिसीव्ड कैश फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये भी चिल्ड्रन वैक्सीन के लिए इनको मिला है, ठीक है। एज पर टर्म्स ऑफ लोन द कैश रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट इज रीपेएबल इन कैश ओनली, कह रहे हैं हम कैश वापस लेंगे कब? इफ एंटिटी डिसाइड्स टू कमर्शलाइज द रिजल्ट्स ऑफ रिसर्च फेज ऑफ द प्रोजेक्ट। उन्होंने कहा कि अगर आप रिसर्च में कोई चीज़ निकाल पाए तो अगर आपने वो बेच दिया, रिसर्च भी बिकती है, FAR 2 में पढ़ेंगे IS 38 के अंदर, रिसर्च डेवलपमेंट इंटेंजिबल जिससे बनता है, वैक्सीन क्या है? इंटेंजिबल होता है, ये जो फार्मूला जब तैयार हो जाता है ना ये एक इंटेंजिबल होता है, पढ़ेंगे आप FAR 2 में। खैर वो ये कह रहे हैं कि जो आपने रिसर्च में फाइंडिंग्स वगैरह की हैं वो आप कहो यार मैंने नहीं बनानी, यार भाई यार ये आप ले लो, मुझे इतने पैसे दे दो, मेरा इतना खर्चा हुआ है। तो गवर्नमेंट ने कहा अगर आपने ये हरकत की कि रिसर्च फाइंडिंग्स को कमर्शलाइज किया, बेच दिया, लोगों को कहा कि आएँ पैसे दें और ये आप बनाएं, ठीक है, तो फिर हम ये पैसे आपसे वापस, ये लोन आपसे कैश में वापस लेंगे, ठीक है। तो एक तो आपने ये नहीं करना, इसको कमर्शलाइज नहीं करना, और दूसरा इफ द एंटिटी डिसाइड्स नॉट टू कमर्शलाइज नहीं कर रहे, द रिजल्ट ऑफ रिसर्च फेज, ठीक है, तो द कैश रिसीव्ड इज नॉट रीपेएबल इन कैश, तो हम कैश आपको तब माफ करेंगे, ठीक है, द कैश रिसीव्ड इज नॉट रीपेएबल इन कैश बट इंस्टेड द एंटिटी मस्ट ट्रांसफर द गवर्नमेंट राइट। तो फिर हमें क्या मिला? बात समझें, ये सवाल समझें। कहता है गवर्नमेंट ने कहा है ये पकड़ो लोन, करो वैक्सीन तैयार, और अगर वैक्सीन तैयार होने के बाद तुमने किसी और को बेची तो ये पैसे वापस ले लेंगे, और अगर तुमने खुद भी यूज़ की तो भी पैसे वापस ले लेंगे। क्या मतलब? हमें वैक्सीन बना दो, हमें वैक्सीन बना दो। तो भाई साहब जब आपने वैक्सीन बनाकर दे ही गवर्नमेंट को वापस देनी है तो ये तो कोई ग्रांट ना हुई, ये तो आपने सर्विस ही दी है, आपने रिटर्न में गवर्नमेंट को वो वैक्सीन दे दी। तो ये नॉर्मल ट्रेडिंग तो नहीं, बहरहाल ये एक्टिविटी कुछ ऐसी है कि पैसे आए हैं और जैसे भी चीज़ें चली गई हैं। तो वो कहता है ये तो फॉरगिवेबल लोन ही नहीं है। ये कौन सा फॉरगिवेबल लोन है? हमारे IS 20 वाला फॉरगिवेबल लोन नहीं है, इसको ग्रांट नहीं कहेंगे। पैसे आए हैं तो फिर हमारी वैक्सीन का फार्मूला भी गया बनने के बाद, ना बाहर बेच सकते हैं जी कि फ़ायदा आ जाए, और ना खुद यूज़ करना है, बल्कि गवर्नमेंट को वापस कर देना है। तो गवर्नमेंट ने पैसे दिए तो हमने भी वैक्सीन दी है उनको। ये कोई फॉरगिवेबल लोन नहीं है। पढ़ो, इन दिस सिनेरियो कैश रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट डज नॉट मीट डेफिनेशन ऑफ फॉरगिवेबल लोन इन IS 20। वो कह रहा है फॉरगिवेबल लोन ही नहीं है। This is because in this arrangement government does not undertake to waive the repayment of loan but rather require settlement in cash और in kind। कह रहे हैं वो माफ नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं या तो हमें ये पैसे पकड़ो, या तो पैसे वापस करना, या पैसे ना करना तो वैक्सीन का फॉर्मूला दे देना। तो ये कोई फॉरगिवनेस है? ये कोई माफ़ी है? माफ़ी तो नहीं है ना, बात समझ आ गई है। तो ये कहता है ये फॉरगिवेबल लोन ही नहीं। द कैश रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट शैल बी रिकॉर्डेड एज लाइबिलिटी इन अकॉर्डेंस विद FAR 2। बिलो मार्केट इंटरेस्ट रेट यहाँ से पढ़ा भी दिया था, इसकी एग्जांपल भी हमने कर ली थी, और इसको यहाँ पे करते हैं क्लोज। अगली किस्त इंशाल्लाह कल, शायद शाम को भी आ जाए किस्त, एक्स्ट्रा क्लास है ना। हाँ कुछ भी नहीं, ऑनवर्ड्स हम स्टैंडर्ड्स को हाईलाइट कर लेंगे, थोड़ी बहुत कोई IS 20 की कोई हल्की फुल्की जो थ्योरी मुझे लगेगा कि कोई ज़रूरत नहीं है इस क्लास में पढ़ाने की, वो उसमें मैं रीड कर दूंगा। MCQs आपने किए हुए हैं कोई, यानी ऐसी चीज़ होगी कि कल की क्लास से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है उसका। आपकी कल की आप देखोगे क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने बैड डाउटफुल डेट सारा बचपन वाला रिवाइज करवाना है आपको। उसके बाद फिर क्वेश्चन बैंक 4 हमने करना है, फिर पास पेपर 4 तो नहीं हो सका, वो रह गया है, वो फिर होमवर्क में जाना है और एक आधा और होमवर्क आना है। तो करेक्शन ऑफ एरर एक बड़ा डेलिकेट टॉपिक है ऑलरेडी।
डेलिकेट इसलिए कि इसकी जो बेसिस हैं वो मैंने नहीं पढ़ाई हुई हैं आपको, मैंने बेड और वेट नहीं पढ़ाया हुआ, तो आप जो पढ़ के आए हैं उसको अपने जैसा करना, सेट शेट करके फिर उसको आगे यूज़ करना। तो मैं तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकता करेक्शन ऑफ एरर के अंदर कि उसको मैं शाम की क्लास में करवाऊंगा। और शाम वाली क्लास बिल्कुल एक्स्ट्रा क्लास है, टेस्ट डिस्कस करेंगे हम उसमें, स्टैंडर्ड हाईलाइट करेंगे, और कोई अगर 5-10 मिनट बच गए तो शायद कोई MCQ या कुछ थ्योरी यहाँ से रीड कर लें IAS 20 की। ओके, नॉर्मल क्लासेस का कोई ताल्लुक नहीं होगा, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप लोग फिर भी फिजिकली आके लें, वैसे यूट्यूब पे अवेलेबल होगी, ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा क्लास है तो यूट्यूब पे अवेलेबिलिटी इसकी ज़रूरी है। कुछ जी बेटा 3 बजे तक कर दें, जुमा है, जुमा तो 2 बजे तक हो जाता है ना, यहीं पर होता है। ये लेट वाला इससे भी लेट है, लेकिन आप ये वाला पढ़ लेना, 1:25 पे FR2 की क्लास ख़त्म हो जाती है, जाएं जुमा पढ़ें, हम भी यहीं पढ़ते हैं। 2:30 तक आ जाना, मैं 5-10 मिनट पहले ऐसे ही आएँ बाएँ शाएँ करूँगा, ठीक है। 2:40 तक आ जाना तुम, ओके। 2:30 पे क्लास शुरू करेंगे जी आज, बरोज़ जुमा, बतारीख 2 है, बमकाम रूम नंबर 1। सर अदनान को बता दो यार, जाकर बताया हुआ है, और सर बनाएं ज़रा। नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज़ पढ़ लें। अच्छा जी, छोड़ें इसको, पहले अपनी एग्जाम्पल बनाते हैं, क्योंकि इस ये वाली एग्जाम्पल अगर आपको करवा दी ना जो किताब में है, तो वो एग्जाम्पल फिर आप होमवर्क में क्या करेंगे? चुप करें। ये देखें पेज नंबर 416 पर ये होमवर्क लिख लें, एग्जाम्पल 7 से ऊपर रिवीजन ऑफ बैड एंड डाउटफुल डेट लिखा हुआ है, पेज नंबर 416, 416, 400 जमा 16। उम्मीद है आप लोग पहुंच ही गए होंगे अब तक। इसमें ना ये एक सवाल है, ये 2 साल पे मुहित है, ये सवाल आपका होमवर्क है, बिल्कुल इस जैसा सवाल मैं ज़बानी फिगर्स अज्यूम करके आपके सामने यहाँ करने लगा हूँ बोर्ड की परली साइड पे, तो उस जैसा ये फिर आपने होमवर्क में करना है, ठीक है। करें शुरू काम। फिक्स एसेट से रिलेटेड रेक्टिफिकेशन के 5 सवाल टोटल बनते थे ना, 10, 11, 12, 13, 14, 15 भी था, ये 14 ही था, 14वां हमने किया था, 10वां 12वां किया था, बाकी 2 मैंने नहीं करवाए थे, कोई माफ़ी मिल जाएगी उनकी, कर लिए थे सवाल, कोई मसला तो नहीं है। ऐसा फुल फ्लैश सवाल करेक्शन में अब नहीं आता ये 16 का, लेकिन आ तो सकता है, तो इसलिए किसी एक टेस्ट के अंदर मैं फुल फ्लैश सवाल इस तरह का दे भी दूंगा। वैसे नॉर्मली वो जो सवाल करेक्शन ऑफ एरर का देता है, यार चुप कर जाया करो प्लीज़ भाई, करेक्शन ऑफ एरर का जो सवाल देता है उसमें 1 या 2 एडजस्टमेंट्स होती हैं जिनके अंदर फिक्स एसेट, जैसे आपने पास पेपर 4 गालिबन था ना, 4 ही था ना, उसको देखा, जिसके अंदर पहली 2 एडजस्टमेंट सिर्फ फिक्स एसेट से रिलेट कर रही थी, तीसरी डेटर से करने लग गई, चौथी एक्रूअल से करने लग गई, 5वीं, ये ऐसे होता है, डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी हमने तैयारी ऐसे की है कि फुल फ्लैश सवाल भी आ जाए तो हम उसको भी टैकल कर सकें। जी पता नहीं मैं क्या बात कर गया यार अब तो। अच्छा जी, आप सुने, 2020 का साल है और हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया है और चीज़ें उधार पे भी कुछ बेची हैं। वैसे बिजनेस उधार पे चीज़ें बेचते क्यों हैं बाय द वे? हाँ, सेल बढ़ती है, अगर सिर्फ कैश पे आप गुड्स बेचे ना तो आपकी सेल्स कम होंगी, और अगर आप क्रेडिट भी ऑफर कर दें तो आपकी सेल्स बढ़ जाती हैं, ठीक है। और जाहिर सी बात है अगर सेल्स उधार पे हों तो फिर रिस्क भी कुछ बढ़ जाता है, लेकिन बहरहाल रिस्क तो लेने ही पड़ते हैं बिजनेस में। अच्छा, अब हमने 70 रुपये, मेरे ख्याल में पिछली क्लास में 70 रुपये की हमने चीज़ें बेची, ठीक है, उधार पे, डेटर, डेबिट, सेल, क्रेडिट। ओपनिंग कितना होगा? यकम जनवरी 20 पर ओपनिंग बता दें। 100 नहीं भाई, ओपनिंग मैंने कहा बिजनेस हमने अभी शुरू किया, आप उस वक्त ध्यान नहीं दे रहे थे, बिजनेस अभी शुरू किया तो ओपनिंग में कुछ भी नहीं पड़ा, ठीक है। डेटर, डेबिट
सेल्स क्रेडिट इस साल में, ठीक है जी। और बस ये ऐसे ही बस शुरू किया ही था अभी बिजनेस, ये साल ख़त्म हो गया, अभी तक कोई पैसे जैसे कोई नहीं आए इनसे, ठीक है। जिनको उधार पे चीज़ें बेची हैं उनसे पैसे अभी कोई नहीं आए, बिल्कुल सिंपल कर रहे हैं हम एक एग्जाम्पल में अगले साल बिज़नेस क्लोज भी कर देंगे ताकि सही मानों में आपको कॉन्सेप्ट समझ आए, 2-3 अल्टरनेटिव्स भी देख लेंगे, ठीक है ना। लेकिन फ़िलहाल आपने पूरी तवज्जो से अगले 15-20 मिनट बैठना है, ठीक है। नोट शोट फ़िलहाल कुछ नहीं करना, मेरा मशवरा है। 31 दिसंबर 2020 आया तो आपने क्लोजिंग बैलेंसिंग निकाला 70 रुपये, ये आपके क्लोजिंग डेटर्स हैं, ठीक है। उसके बाद आप अब बड़ी खुशी खुशी बैठे हुए थे, 70 रुपये को देख देख के खुश हो रहे थे कि आपको साथ वाली दुकान के बाबा जी बैठे हुए थे, उन्होंने बताया बेटा मेरा तजर्बा भी कुछ है, इस इलाके के लोग 100 रुपये में से 10 तो कभी भी नहीं देते, ये हमारा तजर्बा है कि यहाँ पर 10% पैसे आपको वापस नहीं आने वाले। अब शक पड़ गया कि इस 70 में से 7 रिसीव नहीं होंगे। अब जब रिसीव नहीं होंगे, जब एक्चुअल पता लग जाएगा तो ठीक है, एक्सपेंस भी तभी रिकॉर्ड कर लेंगे। इनकम अगर इस साल में रिकॉर्ड की है, ये उधार पे बेचे क्यों थे? ताकि इस साल सेल बढ़े, तो इस साल इनकम 70 की रिकॉर्ड कर ली है, सेल्स में 70 रुपये गए हुए हैं, तो अगर इनमें से ही कुछ भागने हैं उधार पे देने की वजह से ये सेल बढ़ाने के लिए, तो ये रिलेटेड एक्सपेंस भी इसी साल में आना चाहिए। तो यहीं पर फिर हमें एस्टिमेशन करनी पड़ेगी। हम एक अंदाज़ा लगाएंगे, बाबा जी से ही पूछ लेंगे, वहाँ बाबा जी क्या अंदाज़ा है? हमने कहा 10%। हमने कहा जी ठीक है 10%, और हमने अपने इस क्लोजिंग 70 के ऊपर 10% लगाया, कितना बना? 7। अब मेरा एक सवाल है आपसे, अगर आप कभी क्लोजिंग बैलेंस पर रेट लगाएं तो आंसर भी क्लोजिंग ही होना चाहिए। मुझे पता है प्रोविजन, अच्छा कोई ऐसा मुझे प्रोविजन ना पढ़ के आया हो, हाइब्रिड में भी कोई ऐसा बच्चा प्रोविजन नहीं पढ़ के आया होगा, निकल जाए क्लास। तुमने हाथ क्यों खड़ा किया हारून? इसने पकड़ के कैसे हाथ खड़ा कर लिया तुम्हारा? मतलब ये बदतमीजी है ना यार, ये तो कहता है मैं प्रोविजन नहीं पढ़ के आया। अच्छा सुनो, जिन्होंने नहीं भी पढ़ी हुई ना, गुजारा कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अब रिलैक्स होकर ज़रा ध्यान से देखना है, ठीक है। हाँ, फ़र्क ये है कि 2-3 तरीके हैं इस टॉपिक को पढ़ाने के, तो बच्चे डिफरेंट जगहों से पढ़ के जब आते हैं तो डिफरेंट तरीक़ों से पढ़ा होता है, और सारे बिल्कुल ठीक हैं, 100% ठीक हैं। लेकिन एक क्लास में मैंने जैसे पहले भी अर्ज़ किया, एक ही तरीका चल सकता है, तो मैं वो अर्ज़ कर दूंगा आज, तो फिर हम ऑनवर्ड्स उसी तरीके को लेकर चलेंगे, ठीक है जी। तो मेरी गुजारिश भी यही होगी कि फिर सभी इस तरीके के ऊपर आ जाएँ। हालांकि सब सही हैं, लेकिन अब एक क्लास में 4 मेथड्स कैसे चला सकते हैं? कोई एक रखेंगे, ठीक है। वही जो मैं करवाता हूँ मैं तो वही रखूँगा ना, ठीक है। अच्छा तो अब आपको पता है, मुझे पता है कि आपको पता है कि क्लोजिंग प्रोविजन इधर लिखनी है हमने 7 रुपये, लेकिन मैं फिर भी आपको ये बात बता रहा हूँ कि क्लोजिंग 70 क्लोजिंग बैलेंस है, इस पर अगर रेट लगेगा तो आंसर भी क्लोजिंग ही होना चाहिए, फॉर द ईयर फिगर तो नहीं आती ना, ठीक है। तो हमने क्या कहा, 70 में से 7 ने नहीं आना, यानी 10% पे शक है, तो शक फॉर, अब शक का ना हमने अंदाज़ा लगाया है। प्रोविजन किसे कहते हैं? अंदाजे को, अंदाज़ा लगाएंगे ना, अभी पक्का तो नहीं है, और इनको कहेंगे हमें शक है, डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर, हमें शक है, क्या शक है? कि 70 में से 10% ने नहीं आना। अब वो 70 पे 10% लगाएंगे और प्रोविजन के लेजर में उसको क्लोजिंग बना लेंगे, ठीक है। 31 दिसंबर 2020 है ना। अब कैरी डाउन 70 इंटू 10% इज इक्वल टू 7, ठीक है जी। अब बच्चों मुझे बताएं, साल के शुरू में कितना शक था हमें? साल के शुरू में बिजनेस ही नहीं था, इतने शक। अब साल के शुरू में शक था कोई भी नहीं, साल के एंड पर पहुंचते पहुंचते हमारा अंदाज़ा बदला, हमें अंदाज़ा हो रहा है, अब हमें शक है कि 7 रुपये हमें मिलने वाले, फ्यूचर में ये मिलने वाले नहीं है, लेकिन मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है इसको आज ही रिकॉर्ड करो, ठीक है। तो फिर हमने कहा आ जाओ भाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है,
2020 का बनाएंगे, 21 का भी बना लेंगे फिर, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएं बैलेंसिंग फिगर किधर जाया करती थी? बैलेंसिंग फिगर किधर जाया करती थी? प्रॉफिट एंड लॉस में। इस लेजर की बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट एंड लॉस में। कम ज़्यादा तो बाद में देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आई, बैड डेट एक्सपेंस कहेंगे उसको, क्या कहेंगे? बैड डेट एक्सपेंस। बैड एंड वालों, ये मैं लिख रहा हूँ बैड डेट एक्सपेंस, अगर नज़र ना आए तो बैड डेट एक्सपेंस। ये मैंने बैलेंसिंग फिगर निकाली है, मैं ब्लू से लिखता ही नहीं हूँ भाई, मैं ब्लैक से लिख देता हूँ। बैड डेट एक्सपेंस, ये बैलेंसिंग फिगर निकाली है और ये कहाँ जा रही है? प्रॉफिट एंड लॉस में। कितनी? 7। यानी ये इसकी एंट्री क्या हुई है? ये एंट्री क्या हुई है? ये एंट्री हुई है प्रोविजन का अकाउंट क्रेडिट, बैड डेट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट। तो यहां पे जाके मैंने लिखा बुरे कर्ज वाले एक्सपेंस, बैड डेट एक्सपेंस कितना? 7 रुपए, ठीक है। कोई मार्कर यार ताज़ा दम करवा दें, बुला दें उसको। उसके बाद बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में डेटर्स आते हैं, ठीक है जी। अच्छा, वैसे तो उसूली तौर पे बच्चों बैलेंस शीट में याद रखना, आगे कैश फ्लो के टॉपिक में इंशाल्लाह ये बात देखेंगे भी सही आप बार बार, बैलेंस शीट में नेट डेटर्स ही आते हैं। यानी मैं कहूँगा 70 रिसीवेबल है लेकिन 7 पे शक है, तो 63, ये एक ही लाइन में आना चाहिए 63। कोई वर्किंग शर्किंग हो तो उसको हमने देना ज़रा मार्क, कोई वर्किंग शर्किंग हो, ये भी सही है, कोई वर्किंग वगैरह हो तो उसको आप जाकर करें, नोट्स में बनाएं इसको, लेकिन यहाँ पर नहीं करना होता डेटर लेस प्रोविजन। बड़े हो रहे हैं अब आप आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है ना। हाँ, लेकिन फिलहाल पहला दिन है, मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिखने की बजाय ज़रा लिखूंगा डेटर ग्रॉस लेस प्रोविजन नेट डेटर, ठीक है, इजाज़त है। वैसे ये असल प्रेजेंटेशन तो ये है, एक असल प्रेजेंटेशन तो ये है, ठीक है। अब फिलहाल मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रॉस डेटर, हालांकि ये नोट्स वगैरह में होना चाहिए। कितने हैं? 70 क्लोजिंग डेटर्स का आ गया बैलेंस शीट में, और क्लोजिंग प्रोविजन का भी कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। और अपने इस कॉन्ट्रा से, ये लाइबिलिटी नहीं है लेकिन इसकी नेचर क्रेडिट है। जैसे अक्यूमुलेटेड एप्शन था वो डेप्रिसिएशन, वो एसेट का कॉन्ट्रा था, एसेट की नेचर डेबिट, अक्यूमुलेटेड एप्शन की क्रेडिट। ऐसे ही ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, ये डेटर्स का कॉन्ट्रा है, डेटर्स की नेचर डेबिट और प्रोविजन की नेचर क्रेडिट, ठीक है जी। तो लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इतनी को रिवीजन जरूर कर देंगे हम इसकी कि हमें इस टॉपिक में अब यहाँ पे FR 1 में या आगे 2 में भी मसला ना आ रहा हो। अब जाहिर सी बात है पूरा 8 नंबर का सवाल, वैसे तो क्वेश्चन बैंक में ये सवाल अलग से ही प्रोविजन का हो गया रेक्टिफिकेशन के साथ, ठीक है, लेकिन ऐसे आए ये मुश्किल है। अगेन वही सारे हम अलग अलग पढ़ते जा रहे हैं, टॉपिक वाइज चीज़ें सारी पढ़ते जा रहे हैं और एंड पे जाकर इकट्ठी सवाल के अंदर 2-2 3-3 एडजस्टमेंट हर एक में से आ सकती हैं, ठीक है ना। तो डेटर्स के ऊपर आज चल रहे हैं, बैड एंड डाउटफुल डेट्स पे जी। कितना? ये 63 पर डेटर्स ने नज़र आना है बैलेंस शीट में, ठीक है ना। तो मैंने इस तरह से बैलेंस शीट बनाई है, वैसे इस तरह से बनानी नहीं होती, ठीक है, ओके। ये 63 ये हैं नेट डेटर्स, ठीक हो गया जी। कोई मसला? अगला साल आया 2021, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? क्लोजिंग बैलेंसेस को ओपनिंग बनाएंगे जी सबसे पहले। तो डेटर, यार आप थोड़ा सा इधर आ जाओ यार, आप तो कोई नहीं इतना मसला, रश तो इधर लगना है अभी। अच्छा जी बच्चों, 1 जनवरी 2021, सॉरी, ब्रॉड डाउन 70, उसके बाद
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1 जनवरी 21 ब्रॉड डाउन 7। ये तो हमने काम कर लिया। सबसे पहला काम क्या किया जी? क्लोजिंग बैलेंसेस को ओपनिंग बनाया। अच्छा जी, अब इसको निकालो अब्दुल्ला को यहां से, रास्ता दे दो। बैठे रहो, खामोशी है वैसे ओवरऑल, इसलिए माफ़ी मिल गई है तुम्हें, अगर ओवरऑल शोर होता तो। अच्छा जी सुने, चस नहीं आई, मज़ा नहीं आया, ये बिजनेस बंद, बस नहीं करना काम हमने, बस दुकान बंद, दुकान बंद, कोई सेल नहीं, सेल सिफर, बस दुकान बंद कर दी। लेकिन बैठे अभी भी बाहर ही हैं, मंजी डा के हुक्का ला के, मंजी डा के हुक्का ला के। क्यों? पैसे आने हैं, रिसीवेबल्स हैं, ठीक है, रिसीवेबल्स हैं, ठीक है। अब सिचुएशन होंगी डिफरेंट 3, ठीक है। मैं 1 बाय 1 करूंगा, पिक्चर बनाते जाना, ठीक है, और उसका सोल्यूशन आता जाएगा। मैंने 3 दफ़ा अलग अलग सॉल्व नहीं करना, ओके। सिचुएशन 1, रिकवरी हुई 60 रुपए, बैठ बैठ के थक गए और फिर बस कहानी खत्म। अगर 10 ही आए हैं, अगर 10 ही आए हैं, सॉरी 60 ही आए हैं 70 में से, तो 10 फिर बैड डेट हो गए पक्का। अब पक्का हो गया, यानी जिसको कहते थे ये बैड डेट्स हैं, इनको राइट ऑफ कर लो, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, ठीक है। अब नोट करना बिल्कुल रोक दें, क्योंकि अब मैंने पहले, ये फाइनल वर्जन नहीं है, मैंने एक काम करना है, फिर उस काम को ख़त्म करना है, फिर एक फाइनल वर्जन बनाना है, फिर आप उसके बाद नोट करना शुरू करना। लेकिन जब काम को ख़त्म करना है ना, एक पिक्चर उस वक्त बेशक बना लेना, मेरी तरफ से बिल्कुल इजाज़त है आपको, ठीक है ना। लेकिन अभी कोई भी ना नोट करे, ओके। अच्छा, अब 10 रुपये क्या हुए जी? बैड डेट हो गए, ठीक है। इसकी एंट्री क्या सीखी हुई है हमने? हाँ, बस यही मैं चाहता था, ये एंट्री हमें पता हो कि ये होती है, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ी देर में अब ये एंट्री नहीं हुआ करेगी, तो लेकिन उससे इसको ट्रांजिशन कैसे इसकी करनी है वो इंशाल्लाह कर लेते हैं, वो कोई मसला नहीं जी। बैड डेट रिटर्न ऑफ एक्सपेंस में लिख रहा हूँ, बैड डेट एक्सपेंस जिसको आप कहते थे, मैंने पूरा नाम लिखा है इसका, बैड डेट रिटर्न ऑफ एक्सपेंस। क्या एंट्री करते थे इसकी? हम एंट्री करते, हम कहते थे 10 भाग गए, 10 भाग गए, तो 10 डेबिट, बैड रिटर्न ऑफ एक्सपेंस में डेबिट और डेटर क्रेडिट। यहाँ पे आके हमने लिखा बैड डेट रिटर्न ऑफ, यहाँ पे हमने लिखा अब सॉरी बैड डेट रिटर्न ऑफ, और यहाँ पर डेटर्स, ठीक है जी। क्लोजिंग बता दो मुझे, 0, क्लोजिंग क्या है? 0। 31 दिसंबर 21 पर क्लोजिंग बाबा जी वाले 10% को 0 पे लगाओ, कितना आया? वाह, ठीक है जी। अब बैलेंसिंग फिगर यहां से निकल के कहां जाएगी? इस तरफ आ रही है, कोई मसला नहीं। बैड डेट एक्सपेंस बैलेंसिंग प्रॉफिट एंड लॉस में एंट्री पहले करो, प्रोविजन डेबिट बैड रिटर्न ऑफ एक्सपेंस, सॉरी बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट, एक्सपेंस कम हो रहा है, दिस इज लाइक इनकम, लेकिन अलग से इनकम रिकॉर्ड करने की बजाय मैं यहाँ पे आया और मैंने 2021 के अंदर इस 7 को पॉजिटिव रिकॉर्ड कर लिया। छोड़ दें, अभी ये फाइनल वर्जन नहीं, अभी तो मैं परेशान करूंगा पहले आपको, फिर मैं आपको सोल्यूशन दूंगा, क्योंकि वैसे आप सोल्यूशन को लिफ्ट नहीं कराते, मतलब कि ये सोल्यूशन है बेटा, ये कर लो, एंड बता दो ना, नहीं, वो क्या हुआ होगा, ये क्या हुआ होगा, मगर मेरे लग जाते हैं, इसलिए पहले पूरा मसला, फिर इंशाल्लाह सोल्यूशन एंड पे आएगा, ठीक है ना। अब ये एक्सपेंस भी कहां जाना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है।
यहाँ पे कुछ लोग प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे उस्ताद लिख दिया करते थे, बैलेंसिंग कहाँ फेंक दो। कुछ लोग यहाँ पर ये भी लिख देते थे कि यहाँ पे कैरी डाउन लिख दिया कि ये कैरी डाउन ट्रायल में चला गया और वहाँ से कहाँ चला जाएगा प्रॉफिट। दोनों बातें ठीक है, दोनों बातें ठीक है, बिल्कुल ये बिल्कुल सही तरीका है। प्रोविजन में बेटा अभी ले जाएंगे ना, मैं ले गया हूँ, वहीं पे लेके जाएंगे जहाँ पे तुम लेके गए हुए हो, टेंशन ना लो तुम ना कहो, टेंशन ना लें आप। ओके हाँ जी, ये 10 बैड डेट एक्सपेंस है, बैड डेट रिटर्न ऑफ, बैड डेट रिटर्न ऑफ एक्सपेंस, ये कितना है 10, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, पिछले पीरियड में तो कोई बैड डेट, पिछले साल में तो बैड रिटर्न ऑफ था नहीं ना, इसलिए ये लेजर आया नहीं, अब यहाँ पे आ गया। अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि यहाँ से प्रोविजन अलग जा रही है, यहाँ से एक्चुअल बैड डेट अलग जा रहे हैं। तो अकाउंटेंट्स ने कहा ये दो दो काम करने की बजाय इनको एक जगह इकट्ठा कर लें, ठीक है। ये बिल्कुल ये एक अप्रोच, ये उस्ताद कुछ बच्चे इस तरह से पढ़ के आए होंगे, ये एक बिल्कुल सही अप्रोच है, ठीक है। इस तरह से करते हैं, उस्ताद पढ़ाते हैं, बिल्कुल ठीक पढ़ाते हैं, ठीक है। एक तो ये अप्रोच है। दूसरी अप्रोच क्या है, कुछ अकाउंटेंट्स ने कहा अलग अलग दो जगहों से फिगर्स निकालने की बजाय, देखो दो दो काम करने पड़े, हम इन दोनों अकाउंट्स को कंबाइन कर लेते हैं। अब इसमें फिर दो ऑप्शन है, दोनों तरह से उस्ताद पढ़ाते हैं डिफरेंट। कुछ कहते हैं प्रोविजन को फेंक दो डेटर्स बैड डेट रिटर्न ऑफ में, कुछ कहते हैं बैड डेट को फेंक दो प्रोविजन में। अगेन दोनों बिल्कुल सही हैं, लेकिन हम बैड डेट रिटर्न ऑफ को फेंका करेंगे प्रोविजन, ठीक है। हम ये कहेंगे कि इसको शिफ्ट कर दो प्रोविजन के अकाउंट में, ताकि एक ही जगह से सब कुछ जाए। अब जरा ये ध्यान में रखना कि यहाँ पर नेट करने से 3 रुपए का एक्सपेंस आया हुआ है, 7 की इनकम एक तरह से और 10 का एक्सपेंस, तो 3 के एक्सपेंस बन रहा है ना, ठीक है। अब हमने क्या कहा, नहीं जी नहीं, ये प्रॉफिट एंड लॉस में मत भेजो, ये 10 रुपए डेबिट में जो पड़े हैं इसको यहां से खत्म करना है, तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, इसको क्रेडिट करो और क्रेडिट करके मिटा दो जरा, ठीक है। चलो क्रेडिट करके डेबिट कर दो प्रोविजन के अकाउंट, ठीक है। यहां पे क्या लिख दो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है जी। और यहां पे क्या लिख दो, बैड डेट रिटर्न ऑफ एक्सपेंस। अब जब ये सिचुएशन आई तो बैलेंसिंग इधर नहीं आ रहा। अब क्या हुआ, ये तो जीरो हो गया, जीरो है, बोलो। प्रॉफिट लॉस में यहां से क्या गया, प्रॉफिट लॉस में कुछ जाने नहीं दिया, ये तो क्या हो गया, जीरो। अब इधर जो बैलेंस आया, अब बैलेंसिंग फिगर इस लेजर में कितनी, अब ये क्या है, बैड डेट एक्सपेंस, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, जो हमने बैलेंसिंग निकाला है। अब यहां से हम इसको लेकर गए, अब ये तो है कोई नहीं, इधर देखो, इसका तो हमने वजूद ही कर दिया खत्म, ये अकाउंट ही खत्म कर दिया हमने, डेड कर दिया, इसको नील करके प्रोविजन में फेंक दिया। और अब प्रोविजन से क्या निकला, प्रोविजन क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस कितना, 3 रुपए से कितना, 3 रुपए से बढ़ गया, ठीक है। यहां पे आके हमने लिखा 3 रुपए, तो बात तो वही नहीं होगी बच्चों, ये बात प्रूव हो गई अब कि दोनों तरह से बात सेम है। और बोलो, आप अलग से इसको लेके जाओ, अलग से इसको लेके जाओ, या इस रिटर्न ऑफ को इधर उंडेल दो और एक ही लेजर से सारा एक्सपेंस लेके जाओ, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। तो हमने करना तो यही तरीका है, ठीक है। अब अगली बात भी सुनो, अगर आप गौर फरमाएं तो साकिब आ चुके हैं, अगर आप गौर फरमाएं तो साकिब मार्कर लेकर आ चुके हैं, उधर ही आमिर भाई, तो मेरे पीछे क्यों भाग रहे। गौर फरमाएं तो एक अमाउंट है, उसकी 2 एंट्रीज हो रही हैं, क्या मतलब, हमें 2 बार, पहले हमने एंट्री की बैड डेट रिटर्न ऑफ डेबिट, डेटर क्रेडिट, फिर हमने इसको ट्रांसफर किया प्रोविजन में, तो एंट्री की प्रोविजन डेबिट रिटर्न ऑफ क्रेडिट, ये एंट्री की है, बोलो। अच्छा जी, अब इधर देखो, ये 2 एंट्रीज हुई पड़ी हैं, पहले हमने किया बैड डेट रिटर्न ऑफ डेबिट, डेटर क्रेडिट, ऐसा ही है, यही किया,
बैड रिटर्न ऑफ डेबिट, डेटर क्रेडिट, ये पहली एंट्री। और भाई तस्वीर कशी बाद में, पहले इधर देख लो फिर मैं रिपीट कर दें। बैड रिटर्न ऑफ डेबिट, डेटर क्रेडिट, तस्वीर बना लेना, दूंगा मौका। बैड रिटर्न ऑफ डेबिट, डेटर क्रेडिट, बैड रिटर्न ऑफ डेबिट, डेटर, ये पहली एंट्री हो गई। फिर हमने क्या किया, इसको रिटर्न ऑफ वाले लेजर से निकाला, प्रोविजन प्रोविजन में फेंका, तो ये रिटर्न ऑफ क्रेडिट प्रोविजन, तो एंट्री क्या बनी, प्रोविजन डेबिट बैड रिटर्न ऑफ क्रेडिट, प्रोविजन डेबिट बैड रिटर्न ऑफ एक्सपेंस क्रेडिट, ये हो गया। अब ये दो एंट्रीज की हैं, अगर आप गौर फरमाएं तो इसमें बैड रिटर्न ऑफ पहले डेबिट हुआ है फिर क्रेडिट हुआ है, तो इसको करें ही ना, इसको करें ही ना, दफा करें। बैड रिटर्न ऑफ, बैड रिटर्न ऑफ का अकाउंट बनाए ना, ये पिक्चर बनानी है, फिर मैं मिटाऊंगा बाद में, पहले पिक्चर आप बनाएंगे, टेंशन ना लें, ठीक है ना। इस अकाउंट को बनाए ना, बल्कि आप अपने बैड रिटर्न ऑफ की भी एंट्री क्या बना लें, प्रोविजन डेबिट डेटर क्रेडिट, कहानी खत्म। तो हमने दो एंट्री को कंबाइन करके एक एंट्री बना ली, बोलो। तो अब FAR 1 में और आगे FAR 2 में भी हम बैड एक्सपेंस का रिटर्न ऑफ का लेजर बनाया ही नहीं करेंगे, प्रोविजन का लेजर बनेगा, सब कुछ उसी में आएगा। और ये ऑनवर्ड्स जो स्टडी है ना, उसके लिए आपके पास ये वाला अकाउंट प्रोविजन का ज़्यादा इजी है, ये आपके ऑनवर्ड्स स्टडीज़ के अंदर यही हेल्प करता है। बाकी कॉन्सेप्ट आपने इंट्रो में बना लिया तफसीली, उसी से ही ये काम करते होते थे आप पहले भी, ठीक है, बस उसी को अब हमने पक्का कर लेना, ठीक है ना। तो हमारी बैड रिटर्न ऑफ की एंट्री क्या हुआ करेगी, हमारी ये फाइनल एंट्री बैड रिटर्न ऑफ की एंट्री, बोलो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट और डेटर्स का अकाउंट क्रेडिट, ये हमारी एंट्री हुआ करेगी बैड डेट रिटर्न ऑफ। ठीक है जी। तो ये ऊपर वाली कहानी ना, आप तस्वीर बेशक बना लें, लेकिन ये ऊपर वाली कहानी बस तस्वीर में ही होनी चाहिए, दिमागों के अंदर अब बस एक ही एंट्री बस जाए आपके, और वो कौन सी है, वो बैड डेट एक्सपेंस की ये एंट्री है, बैड डेट रिटर्न ऑफ एक्सपेंस की ये एंट्री है, प्रोविजन डेबिट और डेटर क्रेडिट, ठीक है। ठहर जाओ यार, तस्वीर कशो, नैशी डाली हुई है तुम लोगों ने। दूसरी भी डालनी है ना अभी एंट्री, तो ये बैड डेट रिटर्न ऑफ की, वैसे तो ये एंट्री है बस, लेकिन अभी मैं फिलहाल पूरी पिक्चर आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है जी, कि हमें बैड डेट रिटर्न ऑफ की हम दो एंट्रीज करते हैं। खिंच तस्वीर, बैड रिटर्न ऑफ डेबिट डेटर क्रेडिट, और फिर प्रोविजन डेबिट बैड रिटर्न ऑफ क्रेडिट। तो बैड रिटर्न ऑफ डेबिट करना और क्रेडिट करना, उसकी बजाय छोड़ो इनको, कुछ भी ना करो, बल्कि बैड डेट रिटर्न ऑफ की एंट्री भी आज के बाद क्या बना लो, प्रोविजन डेबिट डेटर क्रेडिट, प्रोविजन डेबिट डेटर क्रेडिट, डन हो गया। चलो अब यूं करो, इसकी पिक्चर ले लो, क्योंकि मैं आप बैड एक्सपेंस की फिगर को, बैड एक्सपेंस के लेजर को ही मिटाने लगा हूं यहां से, ठीक है। आज के बाद हम नहीं बनाएंगे ये, आज बना लो, जब कभी सवाल हो इस तस्वीर को ओपन करना, मुझसे ना पूछना। स्टूडेंट एक मिनट, अभी मैं उस तरफ आता हूं। मैं वैसे उस बहस को करना थोड़ी देर बाद ही चाह रहा था, सादा सी बात है बेटा, आपने इस साल में, भाई कह रहे हैं, भाई जो कह रहे हैं मैं वो जवाब दे रहा हूं, सवाल की जरूरत ही नहीं है, पूरी बात बता रहा हूं। आपने पिछले साल अंदाजे की बुनियाद पे 7 रुपए का एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था, साल खत्म हुआ, अगले साल आए, आपको शक था कि 7 रुपए नहीं मिलेंगे, एक्चुअल में कितने नहीं मिले, 10। ये ना, इसको गायब करने के बाद हम ये काम सीखेंगे, मैंने आगे यही सिखाना है कि हम कंपेयर करते हैं प्रोविजन को एक्चुअल से। प्रोविजन शक था 7 भागेंगे, एक्चुअल कितने भाग गए, 10, तो मजीद कितने भाग गए, 3। तो 3 का एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है, 7 का पिछले साल कर चुके हुए हैं, ये असल कहानी है। पहले 7 का था, अब 3 का आ गया, ये एक अकाउंट पे इसलिए ला रहा हूं, थोड़ा सब्र कर लो, जरा मिटा लो, सारी बात करता हूं, फिर तीनों सिचुएशंस बताता हूं, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, क्या कुछ हो सकता है, ठीक है। फिलहाल इसकी पिक्चर ले लो। डस्टर दो, छुपा लो छुपा लो छुपा लो छुपा लो, नहीं नहीं सारा मिटा देगा, इसको ना कहो मिटाओ, ऐसे ना करो,
ये जुल्म ना करो। अब जरा 1 मिनट के लिए दोबारा सवाल करते हैं, लेकिन इस अप्रोच से, ठीक है? चल, ये तो गया ना, अब ये तो नजर ही नहीं आता ना, ये तो कहानी खत्म हो गई। अब ये हमारा फाइनल वर्जन आ गया जी, ठीक है? हाँ भाई, ये पिछला साल था तो गुजर गया, डन, ये गुजर गया, एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया, प्रोविजन रिकॉर्ड हो गई, डेटर क्लोजिंग में आ गया, ठीक है? अगला साल शुरू हुआ और 70 आने थे, आए कितने? 60। और भी बस कहा जी, बस और कुछ नहीं है, फाइनल सेटलमेंट हो गई। इसका मतलब फिर हमने कहा 10 पे कुल्लू वाला पढ़ लें। 10 क्या हो गए? बैड डेट। इसकी एंट्री बड़े हो गए हैं अब। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट, डेटर क्रेडिट। अब यहां पर थोड़ा सा मजबूरी ये बन गई कि यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा डेटर्स, लेकिन ये मैं नहीं लिखूंगा, लिखूंगा मैं वही बैड डेट रिटर्न ऑफ, लेकिन बीच में ऐसे आपके लिए थोड़ा सा डेटर्स, ओके? और यहां पे मैं लिखूंगा वही बैड डेट, ताकि आपका पुराना कॉन्सेप्ट खराब ना हो। बीच में थोड़ा सा प्रोविजन में फेंक दिया डायरेक्ट, ठीक है? तो ये बड़े हो गए आप। अब ये एंट्री, ये आपने पर्चे में नहीं लिखना। वैसे पर्चे में तो ये सारी वर्किंग है, कुछ भी नहीं करें तो डायरेक्ट कर लें कैलकुलेटर पे, मुझे तो कोई मसला नहीं है। पर मैं वैसे कह रहा हूं कि आपको समझाने के लिए ब्रैकेट लिखी है, लिखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है? अच्छा, अब एक्चुअल बैड डेट कितने हो गए? 10। तो एंट्री बनी प्रोविजन डेबिट डेटर क्रेडिट। अब मेरे दोस्त, अंदाजा था 7 नहीं आएंगे, लेकिन 10 नहीं आए एक्चुअल में। तो अंदाजा देखो, क्लोजिंग क्या हो गया? क्लोजिंग क्या हो गया? 0। उस पर परसेंटेज लगाई तो प्रोविजन अब खत्म। अब ये लेजर खत्म हो गया, क्लोज है। अब 7 शक था, 7 का खर्चा होगा। ये पिछले साल शक था, तो शक की बुनियाद पे, अंदाजे की बुनियाद पे पिछले ही साल हमने 7 का एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया। ओपनिंग प्रोविजन का मतलब यही होता है कि ये पिछले साल एक्सपेंस रिकॉर्ड हो चुका है, ठीक है ना? तो शक की अंदाजे की बुनियाद पे हमने पिछले साल 7 रुपए का एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया था। अब इस शक था 7 का खर्चा होगा, इस साल हो गया 10 का, तो अंदाजे में चेंज है। बोलो, अंदाजे में क्या चेंज आई? कुछ खर्चा पिछले साल कम रिकॉर्ड हो गया था, सही करने के लिए थोड़ा सा बढ़ा लो। तो हमने फिर मजीद बैलेंसिंग फिगर यहां पे, ये ऑटो, अच्छा ये सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिकली ये मैकेनिज्म हमें ये काम करवा रहा है। बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आई है? क्रेडिट साइड पे। इसके आगे लिखो, बैलेंसिंग फिगर के आगे लिखो बैड डेट एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस में जो जाना है, ठीक है? अब यहां से सोच लो, प्रोविजन हो रहा है क्रेडिट और बैड रिटर्न ऑफ एक्सपेंस हो रहा है, बैड एक्सपेंस हो रहा है डेबिट, यानी एक्सपेंस बढ़ रहा है। 10 नहीं रिकॉर्ड करना हमने, क्योंकि 10 तो एक्चुअल खर्चा हुआ है, बस कुछ पिछले साल कर दिया था। अब अंदाजे की गलती हो गई तो एस्टीमेट चेंज में तो पिछले साल को सही नहीं करते, सिर्फ इस साल को सही करते हैं। तो 10 का खर्चा टोटल रिकॉर्ड करना चाहिए था पिछले साल, असल में तो हुआ कितना? 7 का, तो मजीद 3 का रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है? और सही है, ये फाइनल वर्जन है। अच्छा, अब ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 था, पिक्चर ले लो, ये कहीं पे किताब में नहीं है, ठीक है ना? ये यहीं पे ही है बस, इसलिए पिक्चर ले लो। ओके, नाउ जिन्होंने किया हुआ है सॉल्व वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगलों के फिर भी उन्हें पिक्चर लेनी पड़ेगी और घर जाके फिर तीनों बनाने पड़ेंगे। अब मैंने सिर्फ बदलना किसको है, ठीक है? मेरा पार्ट 2 शुरू हो गया, मतलब मेरा सिनेरियो 2। 70 रिसीवेबल है, 70 रिसीवेबल है और 63 रिसीव हो गया। 70 रिसीवेबल था, 63 रिसीव हो गया, साल खत्म, साल तो खत्म हो गया, ठीक है? अब बोलो, एक मिनट पहले जरा पुराने सवाल पे रहे, मैं जरा वो एंट्रीज लिखवा दूं। सॉरी, ये कितना था? 60 था, ये कितना? 10, ये कितना? 10। मैं जरा एंट्रीज लिखवा दूं, ये 3, ये है जी बैड डेट की एंट्री, वहां लिखवा दी हुई है, लेकिन यहां पे भी जरा लिखी हो ना कौन सी एंट्री की बात कर रहा हूं। ये किस चीज की एंट्री है?
बैड डेट रिटर्न ऑफ एक्सपेंस की, प्रोविजन की नहीं है, ये बैड डेट रिटर्न ऑफ एक्सपेंस की एंट्री है अरुण। इसकी एंट्री हो रही है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट और डेटर क्रेडिट। ठीक है, जनरल एंट्री मांगे तो पता तो हो। और ये कौन सी एंट्री हो रही है? बैड डेट एक्सपेंस की एंट्री। ये एंट्री क्या हो रही है? प्रोविजन क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, ऐसे है ना, तो एंट्री बोलो बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट, 3 से। यानी यूं कह सकते हैं, अब हम कहानी अगर खत्म करें तो ये कह सकते हैं कि ये बैड डेट, एक्चुअल बैड डेट्स रिटर्न ऑफ की एंट्री होती है और ये प्रोविजन वाले की डेटर्स की एंट्री होती है। जिनका अंदाजा हो उनको एक्सपेंस में डालते हैं, लेकिन डेटर से क्रेडिट नहीं करते, अलग अकाउंट में इकट्ठा करते हैं प्रोविजन। लेकिन मैकेनिज्म थोड़ा डिफरेंट है। फॉर द ईयर एक्सपेंस पहले निकालते हैं, क्लोजिंग पे रेट लगाते हैं तो क्लोजिंग निकलता है और बैलेंसिंग एक्सपेंस निकाल रहे होते हैं। ठीक है, अब पिक्चर लें माजरत दोबारा से, पार्ट 2 शुरू करते हैं। पार्ट 2 शुरू कर दें, हम अगला सवाल ही पार्ट 2 में करते हैं। चलें पार्ट 2 शुरू करें।